गुड मॉर्निंग। मैं आपकी बायो ट्यूटर रीना शर्मा। अभी हम क्या कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं? अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, इसको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज कहा क्योंकि ब्रीदिंग मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? हम मिक्सचर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको इनहेल कर रहे हैं, इनहेल प्लस उसको एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस को कंबाइंडली हम कह रहे हैं ब्रीदिंग। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग जो हो रही है, ब्रीदिंग के बाद ये जो गैसेस जो इनहेल किए हैं वो एक्सचेंज होंगी किससे? टिश्यूज़ में। ठीक है, और फिर वो टिश्यूज़ के बाद हर एक सेल में ऑक्सीजन जो है वो फूड से कंबाइंड होगी, और फूड से कंबाइंड होने के बाद फूड को ऑक्सीडाइज करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, एज अ रिजल्ट CO2 रिलीज करेगी और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स कंक्लूजन इज दैट कि इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई ये जो एनर्जी का फॉर्मेशन हर एक सेल में हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है, या विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो आ कहाँ से रही है? कैसे इसका कंडक्शन हो रहा है इन आवर बॉडी? ठीक है, एज वेल एज ये हर एक सेल में कैसे डिफ्यूज आउट हो रही है, ये सारी प्रोसेस हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एक और चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं? तो नहीं ना, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं एज वेल एज मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम एक्सहेल भी करते हैं। अगर हम इनका परसेंटेज देखें तो हम देखेंगे कि जो हम जब इनहेल कर रहे हैं, जिन गैसेस को आप इनहेल कर रहे हैं उसमें जो प्रायोरिटी में रहती हैं, नंबर जिनमें ज़्यादा होते हैं, वो होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज अनदर मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हम नाइट्रोजन का परसेंट देखें तो जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस जो इनहेल कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन 78% होती है, 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इन तीनों गैसेस को इतने परसेंटेज में हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक्सहेल हम क्या कर रहे हैं? तो नाइट्रोजन को जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो तो 78% ही बाहर निकल गई, मतलब जितनी हमने इनहेल किया था उतनी ही बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमने 21% इनहेल किया था, जबकि ये वापस निकल रही है 17%, मतलब बाकी का जो है वो यूज़ हो गई है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हमने 0.03% इनहेल किया था, जबकि जब ये रिलीज आउट हुई है या जो एक्सहेल आउट हुई है वो हुई है 4%। इतनी एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस हुई है इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर सेल्स। ठीक है, तो ये जो है एक्सचेंज, इनहेलेशन, इनहेल हुई हैं ये गैसेस और ये एक्सहेल हुई हैं, और इसी को कंबाइंडली हम इस प्रोसेस को कह रहे हैं ब्रीदिंग। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ब्रीदिंग होती है, एज वेल एज हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं, इन कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन एज वेल एज अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन में कौन कौन से हैं। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल, राइट। तो हम पहले स्मॉलर वन से स्टार्ट करें तो हमने देखा अमीबा। तो अमीबा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? सेल सरफेस, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बल्कि इसके सेल सरफेस, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो सेल सरफेस है उसी के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो दैट इज द सेल सरफेस। फ्लैटवर्म की अगर बात करें हम, जैसे कि हमारा
प्लानेरिया वगैरह था उसका अगर हम बात करते हैं फ्लैट वर्म की, तो बॉडी सरफेस के थ्रू जो है यहाँ पर उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी सरफेस है उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इंसेक्ट्स की बात करें, आर्थ्रोपोड्स की बात करें, तो यहाँ पर ट्राकिया जो है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े तो फिशेस की बात करें हम, फिशीज जो ग्रुप है उसमें आते हैं, तो फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, राइट। अगर हम जनरली एक कॉमन देखें ना, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है, ये कॉमन है। तो हमने कहा जो फिश है उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें कि थ्रू द गिल्स होता है उसको हम ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? वैसे अगर हम आगे बढ़ जाए एम्फीबियंस में, जिसमें हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं क्या, फ्रॉग। एम्फीबियंस या फ्रॉग में की बात करें हम, तो इनमें जो टेडपोल होते हैं, मतलब जब इनका लार्वल कंडीशन होता है तो तब ये वाटर एक्वेटिक एनिमल होते हैं, और ये इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स। लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है ये वाटर एज वेल एज लैंड दोनों में ही रहने लगते हैं, इसलिए तो हम इनको एम्फीबियन कहते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों में ही रहते हैं। तो जब जैसे ही एडल्ट होगा और तब ये अगर वाटर में प्रेजेंट है या वाटर में रह रहा है, तो उस समय ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा या ब्रीदिंग की प्रोसेस करेगा, और अगर थ्रू द स्किन अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर ये जो एडल्ट एम्फीबियन है अगर वो लैंड में रहता है तो तब ये या तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम देखें, जो एडल्ट है वो जब लैंड में रहता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और इस टाइप की जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है? अब हमने कहा लैंड में बकल कैविटी के थ्रू भी कर रहा है। कब? जब ये हिबरनेशन वाली कंडीशन जब होती है ना, तब ये अपने माउथ के थ्रू, क्योंकि ये फिर ऐसे बरों में चले हिबरनेट हो जाते हैं, तो उस समय ये बकल कैविटी यानी माउथ के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं और या ब्रीदिंग करते हैं, और सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? आगे आ जाते हैं, तो उसके बाद एम्फीबियंस के आ जाते हैं रेप्टाइल्स में लंग्स के थ्रू होता है, बर्ड्स जिसमें भी लंग्स के थ्रू होता है, और लास्ट मैमल्स जो कि हायर एनिमल हैं और इनमें भी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, मतलब लंग्स ही इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या ये सारी चीज़ें क्लियर है कि किस किस एनिमल में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देख रहे हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ब्रीदिंग क्या है? तो ब्रीदिंग इज a continuous process that involve both inhalation and exhalation। यही मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों को मिलाकर जो प्रोसेस है उसको हम ब्रीदिंग कह रहे हैं, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सेल। कहाँ पर? सेल में हो रहा है ये, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। ये बॉडी में हो रहा होल है, ये पर्टिकुलर ऑल सेल, जितने भी सेल्स है हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा और क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। जो ब्रीदिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमने कहा कि जो ब्रीदिंग है ना वो एक्चुअल में रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब ब्रीदिंग होगी तभी O2 जो है वो हम उसको अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, और जब रेस्पिरेशन से जो CO2 रिलीज हो रही है तो वो इस ब्रीदिंग के थ्रू ही बॉडी से बाहर एक्सेल आउट होगी, ठीक है। तो दैट मींस ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाइल रेस्पिरेशन जो है क्या है, वो इसमें ये प्रोसेस ही क्यों हो रही है? रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में होती ही वो रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए है। इसके अलावा हमने रेस्पिरेशन को अलग अलग टाइप में भी पढ़ा। हमने बोला कि भाई रेस्पिरेशन O2 के प्रेजेंस में भी होती है या O2 के एब्सेंस में भी होती है। जब O2 जो है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है तब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो दोनों प्रोसेस क्या क्या है? तो हमने कहा जब O2 के प्रेजेंस में होती है उसको हम एरोबिक कह रहे हैं, और जब O2 के एब्सेंस में होती है उसको हम एनारोबिक कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस हम देखते हैं कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके साथ साथ कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, कुछ सेल्स ऐसे भी होती हैं जो कि जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही वो रेस्पायर करेंगी, बट
जब बहुत एक्सेस अमाउंट में उनकी वर्किंग होती है और उन्हें बहुत स्पीडली एनर्जी का प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो उस समय अगर ऑक्सीजन का लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, तो फिर वो क्या करती हैं, एरोबिक के साथ साथ साइमल्टेनियसली एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगती हैं। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने जब इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा लोकोमोशन वाला, उसमें हमने मसल सेल्स में ही पढ़ा था, ठीक है ना। हमने इसमें मसल सेल्स में पढ़ा था, तभी तो हमने देखा था मसल क्रम्स या मसल फैटिक जो है हो रहा था, वो चीज़ें हो रही थी। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एरोबिक एनारोबिक, जो ऑलरेडी हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने देखा कि एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, कहाँ पर, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब क्वेश्चन इज, शायद डाइजेशन वाला टॉपिक अगर हम देखें, सब कुछ सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ से आया, हमने कुछ चीज़ खाई, ठीक है, हमने जब चीज़ें खाई, चाहे हम वो बनाना खाएं, हम चपाती खाएं या जो भी चीज़ें खाएं, ये अल्टीमेटली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिंपलर वन में ब्रेक डाउन होता है। सबसे लास्ट जो है मोनोमर, या हम बोलें सबसे लास्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द फूड मटेरियल है, उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब जब इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है इन सेल, ठीक है, या हम बोलें या हमारी ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि हम जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे ब्लड का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना है, किसका, यही जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका, और जो ये फूड जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है उसका। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ही अकम्प्लिश करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। तो हमने देखा कि जो डाइजेशन प्रोसेस में इंटेस्टाइन के थ्रू जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, अब वो ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। अब ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करके हर एक हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहुंचाता है, हर एक ऑर्गन के टिश्यूज़ में, क्योंकि ऑर्गन किससे मिलकर बने, टिश्यूज़ से, टिश्यू किससे मिलकर बने, सेल से। मतलब हर एक सेल तक इस फूड मटेरियल को वो पहुंचा देता है, किसको, ग्लूकोज को, हर एक सेल के अंदर। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल, ईदर एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ सेल्स में हमने देखा, ह्यूमन जो सेल्स हैं उनमें हमने देखा कि एरोबिक होता है, मतलब यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। डबल बार ए हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि एब्सेंस ऑफ O2 जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनएरोबिक कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सेल्स के अंदर, क्योंकि ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन भी लेकर आ रहा है और ये अब्जॉर्ब जो फूड मटेरियल है वो भी लेकर आ रहा है एक सेल के पास, वहाँ पर ये ग्लूकोज को भी छोड़ेगा, ऑक्सीजन को भी छोड़ेगा। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब वो वहाँ पर रेस्पिरेशन, हर एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल होगा। एज अ रिजल्ट CO2 रिलीज होगी, वाटर भी रिलीज आउट होगा और एनर्जी का सिंथेसिस होगा, जो कितनी बनेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उसमें 36 ATP बनेगी। अच्छा एक बात और, हर एक सेल को अपना ATP खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई किसी से एक्सचेंज नहीं कर सकता कि एक सेल ने बना लिया और बोले तुझे ज़रूरत है तो तुम ले लो, ऐसा नहीं होता। हर एक सेल को अपना ATP खुद बनाना पड़ता है, अपना एनर्जी का प्रोडक्शन खुद करना पड़ता है, तब वो कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म करेगी। तो दैट मीन्स हर एक सेल के अंदर फूड मटेरियल और ऑक्सीजन पहुंचेगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल होगा, एज अ रिजल्ट एनर्जी फॉर्म होगी। कब, जब ऑक्सीजन है।
पर अगर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तब वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि जनरली हमने देखा है ईस्ट में। जब हम किसी चीज़ को फर्मेंट करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट जो बनते हैं, वहाँ पर भी ईस्ट का यूज़ होता है, पफिंग आ जाती है, CO2 रिलीज होता है, तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के उसमें जो रेस्पिरेशन होती है, एज अ रिजल्ट वहाँ पर CO2 भी रिलीज हो रही है, CO2 भी बन रहा है, लेकिन वहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, सिर्फ बेकरी नहीं बल्कि जो ये ड्रिंक्स वगैरह बनती है ना, अल्कोहल्स वगैरह बनती है, वहाँ पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो है उसका प्रोडक्शन होता है, जिसको एक और टर्म दिया जाता है फर्मेंटेशन। ओके, तो हमने कहा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ है कि यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ ATP जनरेट होती है, सिर्फ 2 ATP यहाँ पर बन रही है। अगर अब हमने कहा था एक और कुछ सेल्स होती है, मैंने जिस तरह भी बताया आपको कि कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में मसल सेल्स है, ये मसल सेल्स क्या कर रही हैं, तो ये तो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली हम बहुत चल रहे हैं, बहुत लंबा चल रहे हैं, बहुत कंटिन्यूस हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पेन होने लगता है, हमें हमारी मसल्स में फटीग आ जाता है, क्रम्स आने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी मसल्स जो है एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगती है। हम बोले लेक ऑफ ऑक्सीजन के कारण रेस्पिरेशन करती है, तो उस कंडीशन में इथेनॉल नहीं बनता, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, ATP बहुत कम अमाउंट में जनरेट तो हो रही है, लेकिन कम अमाउंट में ATP, इसलिए हम थक जाते हैं। ठीक है, हम थक जाते हैं। फिर हमने बोला कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब हम बैठ गए और हम सांस भी तेज़ तेज़ लेते हैं, जब हम बहुत कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ऐसे हम सांस लेने लगते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हमारा लंग्स जो है वो ब्रीथ इनहेल कर रहा है, ताकि जो कंटिन्यूस जो वर्क हमारी मसल्स कर रही हैं उनको सप्लाई मिल हो सके ऑक्सीजन की। फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, जिसके कारण कुछ मसल सेल्स जो हैं वो हमारी लेक ऑफ ऑक्सीजन के उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करती हैं, जिसके कारण, या फूड का ब्रेक डाउन करती हैं, तो एनर्जी तो फॉर्म कर लेती हैं, बट कम कम अमाउंट में ATP बनता है, एज वेल एज इसके साथ एक प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, और यही प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण हम बोलते हैं गोले भर गए पैरों में, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर आती है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट यहाँ पर आपको एक रिवाइज करा रही हूँ, ताकि ये चैप्टर हम जब पढ़ें तो आप बिल्कुल कंसेप्ट आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं कि हमको आगे ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उनमें कौन कौन से स्टेप्स होंगी और हम वन बाय वन कितनी स्टेप्स को डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्राइज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन। तो देखते हैं हम क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, राइट। नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। तो देखें हम, ये हो गए हमारे पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। थोड़ी सी मोटी मैंने नाक बना दी हूँ, चलो इसको हम पतली सी नाक बनाते हैं। ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हो गए, ठीक है। ये ऐसे है ना, तो ये हमारा पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है। पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स के बाद अंदर अगर हम देखें तो एक कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसको हम कह रहे हैं क्या? नेजल चैम्बर। तो क्या है एक और? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में क्या क्या था? तो हमने बोला नेजल चैम्बर में कुछ सेल्स होती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, हेयर होते हैं, थिन हेयर्स होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। तो हमने बोला पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स जो कि एक्सटर्नल है, देन ये हमारी नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। फिर अगर हम यहाँ बात करें, देखो ऐसे देखते जाएंगे, ये हमारा मान लीजिए अपर जॉ, ये हमारा लोअर जॉ, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ दोनों हम साथ साथ में इसलिए देख रहे हैं कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो कि चल क्या रहा है। तो हमने कहा ये हम अलग उससे बनाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी नेज़ल कैविटी। इसके बाद ये यहाँ से मैंने बना लिया, मान लीजिए ये हमारा लोअर जो है ना, हमारी बकल कैविटी, ठीक है। ये हमारी बकल कैविटी होगी। हमने ब्रीथ किया, एयर हमारी यहाँ आई, एयर इसके बाद हमारी आती है फेरिंग्स में,
इसलिए मैंने बकल कैविटी बनाया, क्योंकि हमने कुछ फूड खाया। ये बकल कैविटी से आते हुए कहाँ आता है? फेरिंग्स में। मतलब हमारा नीजल चैम्बर के बाद जो एक और पार्ट आता है वो आता है फेरिंग्स। और ये कॉमन पाथवे है किसका? हमारे नीजल, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका, एज वेल एज जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है उसके बाद ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाता है और एक हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है। तो हमारा ये जो पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, इसकी ये जो ओपनिंग है, इसकी ये जो ओपनिंग हमें नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। जबकि यही फेरिंग्स जब एलिमेंट्री कैनाल में डिवाइड होता है या इधर एंटर करता है, तो इसकी जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं गुलेट। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? कि हमने बोला जो फेरिंग्स है ये, इसको हमने कह दिया फेरिंग्स। ठीक है, इसको हमने कह दिया नेजल चैम्बर। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं नॉस्ट्रल्स। समझ में आ रही है चीज़ें? ये जो फेरिंग्स का पार्ट है, अब ये और स्ट्रेट आगे बढ़ते जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कार्टिलेज का बना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू अब ये आगे बढ़ेगा। मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है फेरिंग्स के बाद ओपन होगा इस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को, जिसको हम कह रहे हैं लैरिंग्स। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करते हैं। हमने कहा कि ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स हो गया। अब ये ओपन होगा into the cartilaginous structure, box like structure which is called larynx। तो इसको हमने कहा क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स जो कि हमारे नेक पे प्रेजेंट है और इट प्रोड्यूस साउंड, इसलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे हाथ रख के देखिए, अगर कुछ बोल रहे हैं तो वाइब्रेट हो रहा है, तो यही है हमारा नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर ओपन हुआ, यहाँ से ये वोकल कैविटी, दोनों के अगर पासेज आप देखो तो यहाँ तक फेरिंग्स आएगा, ये हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद अब यहाँ से हमारा जो है ट्रैकिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लैरिंग्स है वो एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया हमारा यहाँ तक थोड़े से कैविटी तक रन आउट होता है। फिर ये जो ट्रैकिया है फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस और 2 पार्ट। ठीक है, ट्रैकिया जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फिर से ये 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। ये जो ब्रांचेस हैं इसको अब हम कह रहे हैं क्या? ब्रोंकाई। क्लियर है? अब ये जो ब्रोंकाई है वो फर्दर फिर से 2 उसमें या 3 इसमें डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से फर्दर डिवाइड हो जा रही हैं, जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई अब फिर से फर्दर डिवाइडेड हो रही हैं। समझ में आ रही है चीजें? इसको हम कह रहे हैं टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हो रही हैं और इसको अब हम कह रहे हैं ब्रोंकियोल।
इसको अब हम कह रहे हैं ब्रोंकियोल। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब ये जो ब्रोंकियोल है वो ओपन हो रहे हैं एक सिक लाइक स्ट्रक्चर में। जो ब्रोंकियोल है वो ओपन हो रहे हैं सिक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरफ भी सेम होगा। हमने बोला कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, प्राइमरी में। प्राइमरी जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा सेकेंडरी में। सेकेंडरी जो है फर्दर डिवाइड होगा टर्शरी में। ये डिवाइड हो गया टर्शरी में। ठीक है, टर्शरी जो डिवाइड हो रहा है अब वो हो रहा है किस में, वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा है। टर्शरी डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकियोल। टर्शरी डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल जो है अब वो ओपन हो रहा है किस में, अ सिक लाइक स्ट्रक्चर में। कुछ ऐसे फूले हुए अंगूर के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें ये ओपन हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये ओपन हो रहा है और इसको हम कह रहे हैं, ये सिक लाइक स्ट्रक्चर को अब हम कह रहे हैं एल्वियोलाई। क्लियर है? ये जो एल्वियोलाई है और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इनक्लोज्ड हो रहा है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कह रहे हैं लंग्स। जिसको हम कह रहे हैं लंग्स। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड आउट हो रहा है। जो हमने टर्शरी, प्राइमरी, टर्शरी जो ब्रोंकियोल देखा वो एक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड हो रहा है और जिसको हम कह रहे हैं लंग्स। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग तो आपको नहीं लग रहा है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या देख लिया? थोड़ा सा इसको हम इधर लेबलिंग कर लेते हैं। हमने इस स्ट्रक्चर को ट्रैकिया कहा था, इसको ये वाले स्ट्रक्चर को हमने ब्रोंकाई कहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा लंग्स। इतनी, और ये पूरे के पूरा स्ट्रक्चर कहला रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या देखा हमने, यहाँ पर भी हम देखते चलें कि हमने क्या क्या देख लिया। तो हमने सबसे पहले हमने पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स देखा जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं। हमने नेजल चैम्बर देखा, फेरिंग्स देखा। फेरिंग्स के बाद हमने फोर्थ वन लैरिंग्स देखा जिसको हम साउंड बॉक्स भी कह रहे हैं। उसके बाद हमने लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया देखा जो कि एक स्ट्रेट पाइप था। ट्रैकिया जो कि रन थ्रू द आपका जो लोअर नेक रीजन से लेके थोरेसिक कैविटी तक रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रैकिया की जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइडेड रहती है। इसके बाद हमने कहा ये जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियोल में डिवाइड होती है लास्ट वन। और ब्रोंकियोल जो है वो ओपन होती है किसमें, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इन सब से मिलकर बनता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? इसके अलावा हमने और क्या देखा कि ये जो हमारा लंग्स है ना वो थोरेसिक कैविटी के अंदर, जो थोरेसिक कैविटी क्या थी, हमने ये अगेन जो हमने मसल वाला या बोनी सिस्टम जो पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, ये हम बहुत ज़्यादा एयर टाइट चैम्बर होता है और इसके अंदर काफ़ी डेलिकेटेड ऑर्गन प्रेजेंट हैं और उन डेलिकेटेड ऑर्गन को ही ये एक प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। थोरेसिक कैविटी कैसे बना है, तो हमने बोला अगर वेंट्रल साइड हमारा देखें तो एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है, डॉर्सल सरफेस पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, लेटरल सरफेस पे हमारा रिब्स प्रेजेंट होती है और
नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पर हमारा होता है डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है? ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन दिस वे ये हमारा पूरा थोरेसिक कैविटी, यहाँ पर हमारा होता है रिब्स, यहाँ हमारा होता है स्टर्नम, ये हो गया रिब्स, और पीछे की तरफ होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लंग्स हमारे सेफ हैं, जो कि एयर टाइट चैम्बर के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। लंग्स की अगर हम बात करें ना, तो लंग्स डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके ये 2 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, और इन मेम्ब्रेन को, ये जो 2 मेम्ब्रेन है ये इसमें प्रोटेक्ट होता है, और इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है इनके बीच में प्रेजेंट होता है एक लिक्विड। ठीक है, और इस लिक्विड को हम कहते हैं प्लूरल लिक्विड या प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, हमने कहा लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट हैं। थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स प्रेजेंट, दोनों लंग्स का शेप भी हमको अलग दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा मोटा है, बड़ा थोड़ा सा छोटा है बट मोटा है। ठीक है, ये जो लंग्स हैं ये थोड़ा सा बड़ा है बट थोड़ा सा नैरो है। ठीक, यहाँ पर हमको एक नॉच दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। ओके, ये पूरा की पूरा जो लंग्स है ये कहाँ पे अरेंज होते हैं, कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स की बात करें तो भाई डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है मतलब 2 मेम्ब्रेन सराउंड कर रही हैं। इन मेम्ब्रेन को हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरा कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड फिल्ड है और इस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड क्यों प्रेजेंट है? तो एक्चुअली ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम सडनली गिर गए तो मतलब शॉक को भी ये शॉक से भी हमारे लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये प्लूरल फ्लूइड टू रिड्यूस द शॉक, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट होता है, के लिए ये प्रेजेंट होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ओके, और क्या रह गया है? हाँ, और क्या चीज़ रह गई है? तो हमने कहा ये जो हमारा छोटा मोटा जो लंग है एक्चुअल में ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है, मतलब ऐसे डिवाइड होता है। इसको अगर हम देखें तो हमको ये 3 लोब दिखाई देंगे, जबकि ये वाला जो है ना ये सिर्फ 2 लोब में ऐसा बटा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब कि हमारा ये वाला लंग जो है वो राइट की बात अगर हम करें तो हमने कहा इसमें 3 लोब्स हैं, जबकि यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट है। फिर से एक बार देख ले, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने बोला ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स ओपन इनटू द नेजल चैम्बर जहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है। हमने बोला कुछ ऐसी सीलियरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और हेयर लाइक फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड करेगा और एयर को जो है वो कंडक्ट करेगा। अब यहाँ से एयर जो है वो फेरिंग्स में आएगी। फेरिंग्स जहाँ पर कि फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रही है, ये एक कॉमन पाथवे है। फेरिंग्स से फिर अब जो हमारा एयर है वो जाएगी कहाँ? लैरिंग्स में। लेकिन अगर फूड भी यहीं से आ रहा है, एयर भी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे जो एयर पाइप है उसमें भी फूड आ जाए। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ग्लॉटिस है मतलब जो पाथ है, ग्लॉटिस किसको कह रहे हैं? जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस कह रहे हैं। तो इस ग्लॉटिस को के पास में एक फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ खाएंगे तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये ग्लॉटिस को ये पैक कर लेता है, बंद कर लेता है। एक फ्लैप स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने जब कुछ खाया तो ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ये शट कर लेता है ताकि जो भी फूड मटेरियल है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जैसे जल्दी में खाते हैं ना,
फटाफट फटाफट खाते हैं, या हम खाते खाते बहुत बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं तो एयर भी हम इनहेल करते हैं स्पीड से, या हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम एयर भी कर रहे हैं, दोनों काम साथ में हमारा ब्रेन जो है वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है। तो उस समय क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस है या तो वो पार्शियली कवर्ड होता है या तो कवर नहीं हो पाता है। तो जो थोड़ा जो फूड मटेरियल है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ये वाले पाइप में भी चला जाता है, जिसके कारण हमको ठसकी लगती है, एकदम से हमको बहुत तेज ठसकी लगती है। फिर हम थोड़ा ठोकते हैं, मतलब हम उस इसको झटका देते हैं ताकि ये इस तरफ से नीचे चले। हम फिर पानी पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं ताकि जो भी फूड मटेरियल है वो यहाँ से जो ज़्यादा जम से अगर ठसकी लगती है तो कई बार हमारे नाक वगैरह से भी आता है। इसका मतलब ये रिवर्स होता है और हमारे नेजल चैम्बर से वापस आता है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है, मतलब फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस क्लियर है। अब आगे बढ़े तो हमने बोला जो एयर पासेज है अब कहाँ जा रहा है, ये लैरिंग्स के होते हुए जा रहा है, तो हवा आएगी तभी तो आवाज़ आती है ना। तो लैरिंग से ये मतलब कंडक्ट हो रहा है, क्या कंडक्ट हो रही है, एटमॉस्फेरिक एयर। अब यहाँ से कंडक्ट होते होते ये ट्रैकिया में आता है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें, ट्रैकिया में कुछ ऐसे शी शेप्ड कार्टिलेज के बने रिंग प्रेजेंट होते हैं और इसको ऐसे घेरे रहते हैं। नॉट ओनली द ट्रैकिया, बल्कि ये जो हमारा ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, यहाँ पर भी ये रिंग प्रेजेंट होते हैं। सी शेप्ड होते हैं, होल रिंग नहीं होते। सी शेप्ड मतलब सेमी, सिर्फ एक तरफ से ये कवर करें, ठीक है, पीछे की तरफ कवर नहीं है, सिर्फ सामने की तरफ से इसको कवर करके रखें। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है, या हम इसको सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज के बने ये रिंग्स हैं, ये इसको सराउंड करते हैं। क्यों ये इसको ऐसे पकड़ के रखें, सराउंड करके रखें, क्योंकि जब हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं ना, तो जैसे हमने एकदम से सांस लिया तो पाइप फैल गया, एकदम से जब हवा बाहर हो गई, एक्सेल हो गया, हवा कम हो गई, तो वो श्रिंक ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तो बार बार फूलना फिर सिकुड़ना फिर फूलना ऐसा ना हो, उसके प्रोटेक्शन, मतलब कि जो ट्रैकिया है, ब्रोंका है, वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। इसको कोलैप्स ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमने कहा ट्रैकिया के बाद ये कंडक्ट हो जाएगा कहाँ, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी से ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल के बाद जो एयर है अब वो आ जाएगी एल्वियोलाई में, ठीक है। अगर हम देखें तो हमने कहा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो भाग में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। कौन से दो भाग? तो ये जो पार्ट है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, इसको हम कह रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्लियर है? और इसको हम कह रहे हैं एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो एयर है उसका एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कंडक्टिंग पार्ट और इसको हमने कहा एल्वियोलाई, एज वेल एज यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई को हमने कहा अलोंग विद द ब्लड कैपिलरीज कंडक्टिंग पार्ट। तो दैट मीन्स आर respiratory system divided into two part, conducting part and exchange part। इसको हमने कहा exchange part, इसको हमने कहा exchange part, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कंडक्ट हो रही है और एक्सचेंज पार्ट पे अब एल्वियोलाई में आकर यहाँ पर जो ऑक्सीजन या गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं क्या? नहीं, हम तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं। नाइट्रोजन रहती है उसमें ऑक्सीजन रहती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल किए हैं वो कंडक्ट हुई है कहाँ तक? हमारे ब्रोंकियोल तक, और उसके बाद आती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्या इतनी चीज़ें समझ में आई हैं? कंडक्टिंग पार्ट,
रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको समझ में आए, क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है या ऐसा लग रहा है कि डायग्राम काफ़ी हौच-पौच हो गया है, तो हम इसको फिर से एक बार क्विक रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाकी कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए और आई होप कि बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आपको जा रही है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करूँ। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अब मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग कि भाई ये जो कंडक्शन हो रहा है, ये लंग्स में आया फिर निकल रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने ये भी देखा कि भाई थोरेसिक कैविटी में प्लेस्ड है, तो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है ना, देखो यहाँ पे कि थोड़ा भी अगर इस थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आया, थोरेसिक कैविटी थोड़ी सी कम हुई तो लंग्स में भी चेंज आएगा, थोड़ी सी फैल गई तो लंग्स की एक्टिविटी में, पल्मोनरी एक्टिविटीज़ में भी चेंज आएगा। तो वही सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग देखेंगे, एज वेल एज हम ये जो एक्सचेंज पार्ट है, मतलब हम पहले कंडक्शन पार्ट का देखेंगे, फिर हम एक्सचेंज पार्ट में एल्वेलाई और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डे बाय डे और अच्छे से आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करूं। कहीं कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ कमियां रह रही हैं तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूंगी। कोशिश करूंगी कि हर एक बच्चा बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में टॉपिक को अंडरस्टैंड करे। थैंक यू।